हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव परिवहन के बारे में। और इसी वीडियो में हम लोग इस पूरी अध्याय का समापन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग मानव परिवहन के साथ साथ आपका परिपादकों के अंदर परिवहन कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है वो जानेंगे। साथ के साथ किडनी के बारे में जानेंगे कि किडनी विरक क्या करता है, और विरक के अंदर नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के क्या फंक्शन होते हैं। और कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं, जो बार बार पूछे गए हैं आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मानव संवहन तंत्र के अंदर बच्चों हृदय, रक्त नलिकाएं और वाहन वहन मध्यम है। हृदय का अपना काम है बच्चों। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है पंपिंग। पंपिंग मतलब ये ब्लड को पुश करता है या रक्त को पुश करता है आपके हार्ट से दूसरी बॉडी की तरफ। रक्त नलिकाएं का काम क्या है? रक्त नलिकाएं वो ब्लड को लेके जाती हैं, वो पाइप का काम करती हैं बेसिकली। इसके अंदर भी धमनी और शीरा होती है, इसके बारे में हम ये बात करेंगे। और दूसरा होता है वाहन मध्यम। वाहन मध्यम जो मध्यम जिसके माध्यम से जो आपका ब्लड है, मतलब जो आपका रक्त है, उसका संचार हो रहा है। तो रक्त के अंदर बेसिकली बच्चों दो चीज़ें होती हैं, दो अवयव जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ होती है प्लाज्मा के अंदर पीले रंग का एक पदार्थ होता है जिसके अंदर 90% जो होता है जल होता है, तथा इसके अंदर श्वेय अवय जैविक भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा जो कि प्रोटीन से बना है, और अजैविक खनिज तत्व भी होते हैं, जैसे कि उसके अंदर कुछ मिनरल्स वगैरह हो गए, वो होते हैं। अब रक्त के अंदर बचे ठोस अवयव होते हैं। ठोस अवयव के अंदर कौन कौन से? एक तो लाट कणिकाएं होती हैं, लाट कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो आपका है उसका वहन कराएंगी, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आएंगी और लेके जाएंगी। वहीं पे श्वेत रक्त कणिकाएं का काम क्या है? कि वो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। और प्लेटलेट्स का काम है कि ये रक्त का धक्का बनाने में सहायक है। अभी इसको कैसे कैसे क्या करते हैं उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब समझिए कि रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वही हीमोग्लोबिन रक्त का रंग देती हैं। तो ये जो लाल रंग है लाल कणिकाओं के अंदर, वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन एक टाइप का रंग है जो आपके बॉडी के अंदर जो लाल रक्त है उसके अंदर पाया जाता है, और वही आपके लाल रक्त को लाल बनाता है। चलो बच्चे, अब जानते हैं आपके रक्त नलिकाओं के बारे में या रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिकाओं के बारे में जान रहे थे, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। धमनी जो है ये ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन को हम अपवाद बोल रहे हैं, जो फुसफुस धमनी है। सो फुसफुस धमनी जो होती है ये ऑक्सीकृत धमनी, ऑक्सीकृत आपका रुधिर को नहीं ले जाती, ये आपके अनऑक्सीकृत रुधिर को लेके जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये अलग काम करती है। बाकी सारी धमनियाँ जो हैं वो एक ही काम करती हैं, ऑक्सीकृत रुधिर को ले जाती हैं। धमनी की विविक्ति मोटी वह अधिक लचीली होती है। मतलब विविक्ति मतलब क्या? उसकी जो पाइप होती है वो थोड़ी मोटी होती है और लचीली होती है। इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता। तो जो धमनी है उसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता जो वापस ब्लड को, जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है बच्चों, अब मान लिया अगर वाल्व नहीं है तो होता क्या है, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें, अगर वाल्व नहीं होता तो क्या पता ये ब्लड वापस पीछे की तरफ मूव कर जाए। तो इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बस क्या कहते हैं, लेके जाने का काम करता है। और पंप जो होता है वो इधर इधर से हार्ट इसको पंप करता है। तो हार्ट की तरफ पंपिंग की वजह से ब्लड हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है, कभी भी उसका बैक फ्लो नहीं होता। तो ये सतही नहीं, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। ऊतकों के नीचे पाई जाती है का मतलब ये टिश्यूज़ के नीचे पाई जाती है बच्चों। तो क्या कहते हैं, ये ऊपर ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, ये जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है टिश्यूज़ के। ठीक है। अब जानते हैं शीरा के बारे में। तो शीरा जो है विभिन्न अंगों के अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। और इसके अंदर भी अपवाद क्या है? फुसफुस शीरा। फुसफुस शीरा जो है वो अनऑक्सीकृत नहीं, ऑक्सीकृत लेके आती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, ये ऑक्सीकृत रुधिर को लेके आती है या रक्त को लेके आती है। शीरा जो है वो उसकी विभक्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। ठीक है। इसके अंदर वाल्व होते हैं और ये सतही होती है। सतही मतलब ये आपके ऊतकों के ऊपर ऊपर सतह पे प्रेजेंट होती है। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो आपके अंदर आपके रुधिर परिसंचरण के बारे में। तो रुधिर परिसंचरण कैसे होता है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इससे हमें सीखना चाहिए। इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो रुधिर परिसंचरण के बारे में ठीक से चलते हैं, ठीक से समझते हैं।
बच्चों फुसफुस, फुसफुस हम फेफड़े को बोलते हैं। यहीं पे हमने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया है बच्चों, ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के अंदर ये अलिंद होते हैं जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं और नीचे निलय प्रेजेंट होते हैं। तो अलिंद के अंदर भी बायां अलिंद होता है, दायां अलिंद होता है। तो दायां अलिंद यहाँ पे है, बायां अलिंद यहाँ पे है। यहीं पे दायां निलय यहाँ पे है, बायां निलय यहाँ पे है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या कि जो ये हार्ट है उसके पास यहाँ पे ये वॉल्स प्रेजेंट है। ये जो बनाया मैंने ये वॉल है, यही वॉल जो है वो ब्लैक बैक फ्लो को रोकता है। मतलब रक्त जो है नीचे जाने के बाद ऊपर भी तो जा सकता है। तो ये जो है ऐसे बंद रहते हैं, नॉर्मली ये ऐसे बंद रहते हैं। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है तो ये नीचे आ जाते हैं। ब्लड नीचे जब आ गया, जैसे ही नीचे आया ये अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वॉल जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं। अब ये मानिए बच्चों, होता क्या है कि जब आपकी बॉडी से, ये आपकी शरीर है, बाकी का शरीर है, यहाँ फेफड़ा है और फेफड़े के नीचे जस्ट आपका दिल है। ठीक है। अब समझिए कि इनका कार्यक्रम होता कैसे है। तो ये जो है बच्चों दो तरीके से होता है। एक होता है आपका फुसफुसिया धमनी के थ्रू, जो मतलब फुसफुस के थ्रू होता है, फेफड़ों के थ्रू होता है, और दूसरा है आपके हृदय के थ्रू होता है। तो परिसंचरण भी दो टाइप का है बच्चों। एक परिसंचरण है जो फुसफुस के द्वारा होता है और एक परिसंचरण है जो आपके हृदय के द्वारा होता है। तो हृदय के द्वारा कैसे होता है वो समझते हैं सबसे पहले बच्चों। होता क्या है कि आपके आपके शरीर से सारा जो गंदा ब्लड है जो प्रमुख शिरा के थ्रू आपके दायां अलिंद में आता है। अब वही दायां अलिंद से जो दायां निलय के अंदर आता है रक्त, और वही रक्त फिर फुसफुस धमनी के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये फुसफुस धमनी जो है ये गंदा खून लेके जा रही है। गंदा ही खून लेके आई थी ना शरीर से, तो ये गंदा ही खून लेके मतलब अनऑक्सीकृत ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड या डीऑक्सीनेटेड रक्त को ये फुसफुस के पास ले जा रही है। फुसफुस के पास क्या आ रहा है, हमने क्या लिया है, सांस लिए हैं यहाँ पे। तो सांस लिए है तो क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो CO2 कम हो गई। अगर CO2 कम हो गई तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, अब यहाँ पे फुसफुस के पास आएगा ब्लड, तो क्या होगा, CO2 वहीं पे रह जाएगा और O2 जो है बैठ जाएगा ब्लड के ऊपर। और जब O2 बैठ जाएगा ब्लड के ऊपर तो यहाँ पे फुसफुस शिरा में क्या है, ये फुसफुस शिरा ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है। वहीं पे ये CO2 वाले ब्लड को लेके जाता है। ठीक है। तो यहाँ से ये आया बायां अलिंद के अंदर, और बायां अलिंद के अंदर आपके नीचे आया, और नीचे आया फिर ये प्रमुख धमनी से ये वापस नीचे चला गया। तो हमने परिसंचरण जान लिया कि परिसंचरण जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जो फेफड़ों की तरह होता है, तो फेफड़े वाले को हम लोग बोलते हैं फेफड़े के अंदर जो परिसंचरण हो रहा है, और एक होता है हृदय से परिसंचरण। तो दोनों तरीके की परिसंचरण को हमने समझ लिया है। तो बच्चों अब जानते हैं हृदय के बारे में, हृदय क्या होता है, और उसके बाद हम चलेंगे लसिका के ऊपर। अब बच्चों हम पढ़ते हैं मानव हृदय जो है वो एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। और अलिंद को अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं। मतलब क्या, अलिंद के अंदर आपकी होती क्या है, अलिंद के अपेक्षा में निलय, निलय का मतलब क्या, हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो निलय है इसकी जो सतह है नीचे की वो मोटी होती है, और यहाँ पे भी ये मोटी होती है। क्यों मोटी होती है बच्चों ये, क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे ब्लड आया है, तो नीचे ब्लड आया है तो ब्लड को नीचे रोक के रखना पड़ेगा उसको। तो नीचे अगर ब्लड को रोक के रखना पड़ रहा है उसको, तो यहाँ पे मसल को स्ट्रेन होगा। मतलब यहाँ पे जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर स्ट्रेन आएगा। तो उस स्ट्रेन को आने की वजह से यहाँ पे अगर वो मांस फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसीलिए यहाँ पे निलय के अंदर मोटी तरीके की आपकी मांसपेशियां हैं प्रेजेंट। ठीक है। भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय के पूरे शरीर के अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना है, रुधिर को भेजना है, रुधिर को पंप करना है। तो वो कौन करेगा, निलय पंप करेगा, नीचे से भेजेगा, पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा तो उसकी सतह जो होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए। वो रीज़न ये है। तो आप समझ आ गया होगा कि अलिंद की अपेक्षा में निलय जो होती है वो उसकी भित्ति मोटी क्यों होती है, क्योंकि वो पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजता है। अब समझते हैं बच्चों लसिका क्या होती है। तो लसिका एक तरीके की ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी बस आप डेफिनेशन याद रख लोगे तो ये मुश्किल से मुश्किल 1 नंबर में पूछा जाएगा। इसके अलावा इसको हम 2 नंबर में कंसिडर कर सकते हैं। 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है, आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है हार्ट का, इसको बताने के लिए। तो चलो बच्चों अब हम लोग प्लांट के बारे में जानते हैं कि प्लांट में ये कैसे होता है परिसंचरण। अब प्लांट के अंदर 2 तरीके से परिवहन होता है बच्चों, एक होता है जाइलम के थ्रू और एक होता है फ्लोएम के थ्रू। जाइलम का नाम आप, जाइलम और फ्लोएम को आपको कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। फ्लोएम को याद रख सकते हो आप फल से, और जाइलम को आप डायरेक्टली जाइलम से याद कर लो। ठीक है। अब देखो फ्लोएम जो है वो क्या है, फल क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। ठीक है। तो खाना क्या है, भोजन। ठीक है।
तो ये फ्लोएम जो है वो भोजन का परिसंचरण करेगा और जाइलम जो है उल्टा पानी का करेगा। ठीक है, तो जाइलम जो है एक जटिल ऊतक है जो मुख्य रूप से पानी और खनिज पदार्थों से, जड़ों से पानी पत्तियों से तने तक ले जाता है। ठीक है, इसका अगर संचरण के बारे में बात करें, संरचना के बारे में बात करें, तो ये 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, ये 4 प्रकार की वहिकाओं से बने होते हैं। इसके अंदर पहला होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा होता है जाइलम फाइबर्स, वहिकाएं होती हैं और वहिनिकाएं भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका कार्य बेसिकली बच्चों क्या होता है, इसका कार्य होता है जाइलम का प्रमुख कार्य जो है जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और खनिज पदार्थों को पौधे से अधिक ऊपरी भागों तक ले जाना। अब जानते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम एक जटिल ऊतक होता है बच्चों जो पत्तों द्वारा मतलब पत्ते में क्या है, पत्तों में खाना बन रहा है, पत्तों में क्लोरोफिल था, तो पत्तों में से क्लोरोफिल से खाना बना और उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो आप समझ गए फ्लोएम जो है वो काम कहाँ से करता है, पत्तों से काम करता है। वहीं पे जाइलम कहाँ से काम करता है, ये काम करता है आपके तने से। तो तने से पानी पत्तियों तक ले जाना उसका काम है जाइलम का। और तो खाना की बात की जाए तो खाना तो बन रहा है पत्तियों में, तो पत्तियों से अगर खाना को दूसरी तरफ ले जाना है तो वो फ्लोएम है। अब संरचना के बारे में बात करते हैं बच्चों। फ्लोएम की 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनी होती हैं। एक होती हैं चलनी नलिकाएं, एक होती हैं सहायक कोशिकाएं, एक होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक होती है आपकी फ्लोएम फाइबर्स। अब संरचनाएं के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आपको अगर नहीं है आता आपको जो फ्लोएम के बारे में, तो आप लिख सकते हो इसके बारे में। इसका बेसिकली कार्य क्या होता है आप ये समझ लीजिए। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निर्मित भोजन का पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़ें, तना, फल और बीज तक पहुंचाना। तो खाने को पहुंचाने का काम फ्लोएम का है और पानी को पहुंचाने का काम जाइलम का है। तो ये आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ गया होगा। मैंने एकदम इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इजी रखा है आपके समझ आने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मानव के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है और उसके बाद हम समझेंगे कि ये उत्सर्जन जो है वो पौधों के अंदर कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब चलते हैं मानव उत्सर्जन की तरफ। ये एक प्रणाली है बच्चों जो शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए जिम्मेदारी है। ठीक है, ये जिम्मेदार है मतलब आपके जितने भी अशिष्ट उत्पाद हैं उसको निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम बेसिक यहाँ पे एक डायग्राम बना लें तो डायग्राम ऐसे होता है बच्चों। एक छोटा सा हम यहाँ पे बीन बना सकते हैं। ठीक है, बीन आप जैसे राजमा खाते हो ना, इस टाइप की बीन बनानी है आपको। ठीक है, तो बीन यहाँ पे हमने राजमा बना लिया है जैसे मान लो। अब 2 यहाँ पे पाइप बनाई है हमने जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, नॉर्मली। और यहाँ पे ऐसे कर दो इसको। ठीक है, ये धमनी और आपकी शिरा है और ये जो है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं गुर्दे या फिर आप बोल सकते हैं आपका विर्क। ठीक है, इसी को हम विर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये चीज़ें होती हैं। उसी के अलावा ये आपकी धमनी है, ये धमनी होती है आपकी, और ये जो है आपकी शिरा होती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपका नॉर्मली यहाँ पे ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे ये अभी। ठीक है, तो हम बात करें तो यहाँ पे गुर्दे प्रेजेंट होते हैं जो बीन के आकार अंग के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 4 ही चीज़ें होती हैं बच्चों उत्सर्जन के लिए। गुर्दे होते हैं, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। तो गुर्दे के अंदर ये सारा चीज़ें होती हैं। गुर्दे के अंदर क्या होती है, गुर्दे के अंदर ही ये सारी चीज़ें बनती हैं और नीचे आती हैं, है ना। और नीचे आके यहाँ पे मूत्राशय के अंदर, ये मूत्राशय है बच्चों, मूत्राशय में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रुकता है आके। ठीक है, और यहाँ पे ये एक और चीज़ें होती हैं जो उसको हम बोलेंगे मूत्रवाहिनी। ठीक है, और ये जो है ये है मूत्रमार्ग। ठीक है, ये मूत्रमार्ग से होते हुए नीचे उतर जाता है आपका कौन, मूत्र जो होगा आपका वो। ठीक है, तो गुर्दों के बारे में ये क्या है, रक्त को छानकर अपशिष्ट उत्पादों को निकालते हैं, ये मूत्र का उत्पादन करते हैं जो मूत्राशय में जमा होता है। मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है, ये पतली नलिकाएं हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय के लिए ले जाती हैं और ये एक थैली के आकार का अंग होती हैं। कौन होती है, मूत्राशय। मूत्राशय थैली के आकार का अंग है जो क्या करती है, मूत्र को तब तक संग्रहित करती हैं जब तक यह शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो जाए। और मूत्रमार्ग क्या होता है, मूत्रमार्ग की वह नली है जो मूत्र को मूत्राशय से मूत्राशय से एक शरीर से बाहर निकाल के ले जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं विरक क्या होता है और विरक के अंदर और कौन सी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ों की, इसके बारे में हम बात करेंगे अब यहीं पे, क्योंकि मूत्र बन रहा है तो इसी के बारे में बात होगी सारी बच्चों। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम।
बच्चों हम पढ़ेंगे विरक की संरचना। ठीक है, विरक के अंदर बेसिकली क्या होता है, यह है एक मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन का अंग है। जो विरक सेम के बीच के आकार का अंग है, जो हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों। क्या होता है, विरक के अंदर एक धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी या किडनी आर्टरी। विरक में अशिष्ट अंगों, अशिष्ट पदार्थों या उक्त गंदा रक्त लाया जाती है। ठीक है, ये रक्त को, गंदा रक्त को लेके आती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, धमनी क्या करती है, गंदे रक्त को लेके आती है। ठीक है, तो गंदे रक्त को लेके आती है। ठीक है, और इसके लिए, इसलिए विरक का काम पेशीलों पदार्थों जैसे यूरिया वगैरह का ये लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो अगर इसके अंदर बात करें, एक विरक शिरा भी होती है। शिरा क्या करती है, शिरा जो होती है साफ ब्लड को लेके जाती है। इसके अंदर बच्चों दो चीज़ें और होती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। तो अगर हम डायग्राम के बारे में बात करें तो ऐसे एक डायग्राम बनता है बच्चों, जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें तो ये किडनी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है बच्चों। किडनी जो है बच्चों ऐसे बनी होती है, और इसके अंदर बहुत सारी इस टाइप के कंपार्टमेंट ऑफ सेल्स बने होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब छोटे 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 कमरे बने होते हैं, और इन कमरों के अंदर बहुत सारे इस टाइप के आपके क्या कहते हैं, कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि हम नॉर्मली यहाँ पे बनी हैं वैसे ही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब ऐसी कोशिकाएं बहुत सारी हैं, अराउंड 10 लाख कोशिकाएं ऐसी होती हैं प्रेजेंट आपके आपके विरक के अंदर। तो अगर हम बात करें इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो विरक के अंदर जो आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, नेफ्रॉन कोशिकाएं बोलते हैं बच्चों। अभी नेफ्रॉन कोशिकाओं के अंदर क्या क्या होता है हम जानते हैं। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है बच्चों, जो देखिए आप देख के समझ पा रहे हैं, ये छन्नी जैसा है। तो ये ग्लोमेरुलस होता है। इसी के ऊपर एक आप देख रहे होंगे कैप्सूल टाइप का है, जो इसके ऊपर पकड़ के बैठा है इसको। ठीक है, इसी को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। यहीं पे जस्ट उससे उतरते ही आपको मिलेगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को याद करने के लिए आप लोग पीसीटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या पीसीटीवी या पिक्सल को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिख सकते हैं। पीसीटी को याद करने के लिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम इसको पास में प्रेजेंट होता है। ये किसके पास में प्रेजेंट होता है, बोमेन कैप्सूल के। और यहीं पे होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये दूर प्रेजेंट होता है। इससे याद कर सकते हो आप कि पास में कौन होता है, बोमेन कैप्सूल के प्रॉक्सिमल, और दूर कौन होता है, डिस्टल। अब यहीं पे बात करें बच्चों, यहाँ से नीचे उतरते तो हेनले का लूप होता है, और यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एकत्रित नलिकाएं जो होती हैं वो मूत्र को निकालने के लिए मूत्रवाहिका से हेल्प करती हैं। तो अब चलते हैं बच्चों, आप समझते हैं, अब हमें समझ आएगा भी। तो बोमेंस संपुट के अंदर क्या होता है कि नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्सों पे कप के आकार का थैला होता है, जिसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल में रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग कैपिलरीज का गुच्छा बोलते हैं। इसके अंदर ग्लोमेरुलस, इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर एक सीरा वृक्क धमनी से जुड़ा हुआ होता है, जो दूसरी यूरिया अशिष्ट गंदा रक्त लाता है, और दूसरा सीरा यूरिया मुक्त रक्त के लिए वृक्क सीरा के रूप में जुड़ा होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वृक्क नलिकाओं के बारे में। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि बोमेंस कैप्सूल के नीचे बोमेंस कैप्सूल के जस्ट निचले हिस्से के अंदर क्या होती हैं, नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम छोटी नली भी बोलते हैं, ट्यूब्यूल। ठीक है, जिनमें ये दोनों नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, नली का एक सिरा बोमेंस कैप्सूल से जुड़ा होता है बच्चों, दूसरा जो होता है वो आपका एकत्रित संग्रह नलिकाओं से जुड़ा हुआ होता है बच्चों। अब हम जानेंगे क्या कि आपका नेफ्रॉन के अंदर और कौन सी चीज़ें होती हैं। नेफ्रॉन जो है विरक के अंदर कार्यात्मक इकाई है, जो रक्त को छानकर मूत्र के अंदर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि विरक के अंदर काम कौन कर रहा है बेसिकली बच्चों, तो काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है बच्चों। कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। ठीक है, और तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नेफ्रॉन के अंदर कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब रीनल कॉर्पस के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो रीनल कॉर्पस एक नेफ्रॉन का पहला भाग है, जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर बनता है। तो रीनल कॉर्पस को बोलेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये बोमेंस कैप्सूल प्लस आपका ग्लोमेरुलस है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से बना होता है मिलके। और इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे आप जान लिए कि ये कोशिकाएं एक गुच्छा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, निसंबंध होता है रक्त में उपस्थिति छोटे अणु तथा पानी को। और बोमेंस कैप्सूल के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। तो बच्चों अब चलते हैं आगे,
और जानते हैं क्या होती हैं आपकी वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाएं के अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके अंदर पहला होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नलिकाएं जो होती हैं ये पहला भाग है जहां छने हुए द्रव से अधिकांश पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और अन्य आवश्यक पदार्थों का पुण्य अवशोषण होता है। और आगे हम पढ़ते हैं हेनले, लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ये यू आकार का कैसे, तो ये ऐसे टाइप का यू आकार का ही तो है ये, अगर देखा जाए तो यू आकार का होता है, जिससे जो नलिकाओं को मध्य भाग से बनाती है, जिसमें हेनले के लूप के अंदर पानी और नमक का पुण्य अवशोषण होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पे हट गया, यहाँ पे और कौन हट गया, अमीनो एसिड हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हटता है, और यहाँ पे कौन हटता है, यहाँ पे हटता है Na, और कौन हटता है Cl, और कौन हटता है H2O, ये सब हटता है यहाँ पे। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेबल में क्या होते हैं, ये अंतिम नलिकाएं होती हैं जहाँ पे कुछ पदार्थों का पुण्य अवशोषण होता है, जैसे कि आपके श्वाव होते हैं। ये मूत्र का अंतिम रूप में निर्धारित होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों और जानते हैं आपके नेफ्रॉन के कार्य। तो नेफ्रॉन के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य है, नेफ्रॉन जो है वो निसंपंद होता है। निसंपंद मतलब ग्लोमेरुलस रक्त को छानकर उसमें से अशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पानी को निकाल करता है। उसके बाद क्या होता है, आवश्यक पदार्थों का पुण्य, मतलब क्या, आवश्यक वृग्ग नलिका में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, पानी अन्य अथवा पदार्थों का पुण्य अवशोषण होता है, वे रक्त में वापस चले जाते हैं। अशिष्ट पदार्थों का साफ, वृक्क नलिकाओं में कुछ अशिष्ट पदार्थ हो, जैसे यूरिया और क्रेटिनिन जो होते हैं बच्चों, इसी को हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कभी नाइट्रोजिनस वेस्ट किसको बोलते हैं, तो यूरिक एसिड को हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। साफ होता है, वे मूत्र में मिल जाते हैं। और मूत्र का निर्माण कैसे होता है, नेफ्रॉन में छने हुए द्रव से मूत्र का निर्माण होता है, जिससे अशिष्ट पदार्थ और आपके अतिरिक्त पानी निकल जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों पौधों के उत्सर्जन के बारे में। तो पौधों में उत्सर्जन जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बच्चों, जिसके द्वारा वे शरीर के अशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जानवरों की तरह पौधों में भी कई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होते, ठीक है। तो जानवरों के पास तो अंग होते हैं, इनके पास अंग नहीं होते। तो ये अपने अपने जो अलग अलग चीज़ें हैं उसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जैसे गैसों का उत्सर्जन कैसे होता है, कि अगर पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो इसके अंदर जो छोटी छोटी जो आपके छिद्र प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे पानी निकल जाता है या गैस इसका ट्रांसफर हो जाता है। उसी को हम लोग जो है पौधों का उत्सर्जन कह सकते हैं। पानी और गैसेस का उत्सर्जन ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो गैसों का उत्सर्जन होता है इसके थ्रू, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा के थ्रू होता है। जैसे पानी का अगर देखें तो पानी का भी स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टोट अवशिष्ट और उत्सर्जन मतलब क्या, कि जो ठोस अवशिष्ट होते हैं उनका उत्सर्जन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, छाल या फलों से मध्यम से मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पत्तियां गिर जाती हैं आपकी, ये पक जाते हैं फल, तो वो गिर जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का उत्सर्जन ही है। अब देखते हैं उत्सर्जन के तरीके पौधों के अंदर। तो पौधों के अंदर उत्सर्जन के बहुत सारे तरीके तो नहीं है बच्चों, लेकिन थोड़े बहुत हैं, जैसे कि पत्तियों का गिरना, छाल का उतरना, फल का पकना गिरना, है ना। बिनाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ पौधों में खासकर रात के समय अतिरिक्त पानी पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में निकलता है। ये प्रक्रिया गटेशन कहलाती है। गटेशन या बिनाइन अब एक ही चीज़ होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने जान लिया बच्चों कि प्लांट के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। अब चलते हैं बच्चों और जानते हैं कि लास्ट 5 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट साल 5 साल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो रिपीटेड पूछे गए हैं, जिसमें से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। तो ये बस आप मेरी वीडियोस देख लो, इसी वीडियोस के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे जीवित चीज़ें भोजन कैसे प्राप्त करती हैं, तो जीवित चीज़ें कैसे भोजन प्राप्त करती हैं, हमने इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो उसके बारे में आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीकरण कैसे होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आपके उसके अंदर, जिसके अंदर जो जीव सांस मतलब ऑक्सीजन ले सकते हैं उनके बारे में लिखिए, और उनके बारे में लिखिए जो ऑक्सीजन कम ले सकते हैं या फिर वो ले ही नहीं सकते, लेते ही नहीं है, ठीक है, उनके बारे में लिखिए। उत्सर्जन उत्पादों में छुटकारा पाने के लिए पौधे कौन सी विधियाँ उत्पन्न करते हैं, अभी हमने बताया। अभी आप दोबारा गटेशन लिख सकते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये पानी का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये सब लिखना है।
उसके बाद आपको लिखना है स्वपेशी और विषमपोशी। अब ये स्वपेशी और विषमपोशी आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और स्वपेशी और विषमपोशी के अंदर अंतर लिखना है, तो अंतर भी आप आराम से लिख सकते हैं अगर नोट्स पढ़े हैं आपने तो। आहार नलिकाओं का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नलिकाओं का सबसे लंबा भाग क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। तो ये छोटी आंत के बारे में पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में बता दो आप। अमीबा में नए जीव का निर्माण कैसे होता है? अमीबा के नए जीवों का नाम निर्माण, और सॉरी ये तो आगे के चैप्टर का, सॉरी ये वाला क्वेश्चन अभी मत करिएगा, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का एक अच्छी तरह से नामांकित, तो उत्सर्जन तंत्र का अगर आपको अच्छी तरह से नामांकित करना है तो आप एक तो आप ये वाला वीडियो, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं बच्चों, और एक डायग्राम और है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो आप वो भी डायग्राम बना सकते हैं, है ना। नेफ्रॉन के अंदर का डायग्राम जो है बेसिकली वो बोल रहा हूँ मैं बच्चों, तो वो वाला भी आप डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम वो वाला भी बना के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में बच्चों बस इतना ही बताना था। आपको और पूछना है, कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। इस चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की फ़ोटो खींच लीजिए और सारे क्वेश्चन आप लगाइए। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।